मताधिकार मैं चुनूंगा अपनी सरकार। ये जिद है सच को दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की। वोट ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमण। वोट करेगा इंडिया में आपका स्वागत है। सच दिखाने की जिद लेकर आज हम आ पहुंचे हैं देवभूमि उत्तराखंड की चुनावी यात्रा पर। आज हम आपको अल्मोड़ा, नैनीताल और टिहरी संसदीय सीटों की चुनावी यात्राओं पर लेकर चलेंगे। इस पूरी यात्रा में लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बने रहेंगे देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन मिश्र। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तराखंड की पहली चुनावी तस्वीर क्या दिख रही है आपको? उत्तराखंड बहुत ही गड़बड़ स्थिति में है, और गड़बड़ इसलिए भी है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में लीडरशिप की लड़ाई भी है, टिकटों को लेके घमासान भी है, राज्य सरकार का परफॉर्मेंस भी बहुत ऊपर नीचे हुआ है। हरीश रावत पक्के खिलाड़ी हैं, अभी उत्तराखंड के खिलाड़ियों में सबसे मेरे ख्याल से जो मुस्तैद हैं। असली चीज यही है कि जब लीडरशिप उनको मिली है बहुत मुश्किल वक्त में, तो वो क्या चमत्कार दिखा पाते हैं, इस पे भी काफी कुछ निर्भर करेगा। और कांग्रेस तो पूरी तरह से अब उन्हीं पर निर्भर है। अरविंद मोहन से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। आज भी प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे सियासी नेपथ्य की चुपआहटों से। प्रोग्राम के आखिरी लम्हों में पेश करेंगे जोगी के जुमले। कुछ लोग राजनीति में शेखी में पड़े हैं, पर हर रोज की तरह आज भी एपिसोड का शुभारंभ होगा चुनावी चटपट से। प्रियंका गांधी वड्रा के मुतहर्रिक होने से शुरुआती दौर में जहां कांग्रेस के अंदर खासा जोश का माहौल था, अब जैसे जैसे इंतखाबी तशहीर आगे बढ़ रही है, मानो प्रियंका का करिश्मा पीछे। तो यहाँ की उपज और यहाँ के व्यापार का जो सामान है, तो यहाँ से सीधा देश भर में जा सकता था। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे कार्गो टर्मिनल खुलवाया। तो ये सब चीजें हैं जो उन्होंने एक दूरदर्शी सोच की वजह से क्षेत्र में कराई, जिससे आपका बहुत लाभ होगा और 30-35 साल बाद भी आपके बच्चों आगे वाली पुस्तकों का भी लाभ हो सकता है। यहाँ पे मेरी परियोजना की बहनें होंगी, हैं? दिखाइए कितनी है सब। ये भी रावण जी का कार्यक्रम है। इसमें रावण जी ने आपको एक रास्ता दिखाया। आपको ये तो नहीं कहा कि मैं समूह बनाऊंगा, कि मैं बचत कराऊंगा तुम्हारी। ये भी नहीं कहा कि मैं बैंक के खाते खोलूंगा आपके लिए। आपको रास्ता दिखाया कि आप इस तरह से अगर करेंगे आप सशक्त बन सकते हैं। और इस कार्यक्रम के जरिए आज 12 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 12 लाख आप जैसी बहनें हैं जिनके जीवन में बदलाव आया है, परिवर्तन आया है। आया है कि नहीं? परिवर्तन आया है तुम्हारे में, तुम्हारे जीवन में आया है? इसके अलावा हर ब्लॉक में एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी खोला गया है, क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय भी खोला और एक नवोदय विद्यालय भी खोला। बैंक 195 बैंक खुले हैं, जिसमें से 66 बैंक पिछले 1.5 साल में खुले। रावण जी ने यह भी सोचा कि क्षेत्र को देश से जोड़ा कैसे जाए, ताकि यहाँ से यातायात सरलता से और आपका जो ऊपर से व्यापार है वो बढ़े और उसको देश भर में पहुंचने में आसानी हो। तो उन्होंने एक नेशनल हाईवे का जाल बिछाया है इस क्षेत्र में। आपके क्षेत्र में 7 नेशनल हाईवे हैं। प्रियंका गांधी अमेठी में इंतखाबी रैली को मुखातिब थी। अवाम से अपने भाई की इंतखाबी रैली के लिए सरगर्म है। उन्होंने कहा कि इफ्तिताह किया गया फूड पार्क का, जिसका किसानों को सीधा फायदा होगा। कार्गो टर्मिनल एयरपोर्ट पर उन्होंने खुलाया है राहुल गांधी ने, जिसका किसानों को का जो माल है वो मुल्क भर में पहुंचेगा और 68 बैंक वहां खोले गए हैं। और अब सीधे आपको लिए चलते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर, जहां पर बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह इस वक्त मुखातिब हैं।
इतना भ्रष्टाचार। हवा में जो तरंगें चलती हैं, जिन तरंगों के माध्यम से आपकी मोबाइल काम करती है, आप बातचीत करते हैं, आपकी आवाज दूसरे मोबाइल वाले के पास जिन तरंगों के माध्यम से पहुंचती है उसे जी स्पेक्ट्रम कहते हैं, 2G स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसको भी, तरंगों को भी आपने हवा में बेच डाला और उसमें भी 1,70,00,000 करोड़ का घोटाला कर लिया, 1,70,000 करोड़ का। ये एक से एक घोटाले हुए, कोयला का घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला। एक कॉमनवेल्थ गेम होता है मेरे बहनों भाइयों, आप जानते होंगे। दुनिया के कई देश किसी न किसी देश में प्रतिवर्ष कोई न कोई ऐसा खेल करते हैं जिसे कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं। वैसे ही यह कॉमनवेल्थ गेम भारत की राजधानी दिल्ली में भी आज के 4-5 वर्ष पहले हुआ था। उसमें भी लगभग 80-90 हजार करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया। घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है, सारे घोटालों की मैं यहां चर्चा नहीं करना चाहता। 2G का घोटाला, 3G का घोटाला, CWG का घोटाला, अब एक नया घोटाला हो गया, G का घोटाला। कहां ले जाना चाहते हैं लोग देश को? बहनों भाइयों, जब तक भ्रष्टाचार और इस लूट से हिंदुस्तान को निजात नहीं मिलेगी, तब तक भारत की जो हम गरीबी दूर करना चाहते हैं, न गरीबी दूर कर पाएंगे, न यहां की बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर पाएंगे। यहां तो सभी लोग किसान है ना, किसान ही है सब लोग ना। क्या जितनी लागत आप अपने खेतों में लगाते हैं वह लागत निकल जाती है कि नहीं निकलती है? ईमानदारी से बतलाइए। बहनों भाइयों, अटल जी की सरकार थी, भारत सरकार में मैं कृषि मंत्री था। मैंने उसका एक फार्मूला निकाला है और उस फार्मूले की सराहना अपने पहले बजट भाषण में कांग्रेस की सरकार के वित्त मंत्री चिदंबरम साहब ने की और उन्होंने कहा है यदि इस फार्मूले को कुछ संशोधनों के साथ लागू कर दिया जाए तो इसे हिंदुस्तान का किसान खुशहाल हो जाएगा। लेकिन 10 वर्ष का समय गुजर गया, उस फार्मूले को लागू नहीं किया। आप ध्यान से सुन लीजिए, यदि मेरी बात आपके गले के नीचे उतरे, समझ में आए, तब तो आप ताली बजाइएगा अथवा मत बजाइएगा। बहनों भाइयों, हमने यह फार्मूला निकाला है और उस फार्मूले का नाम है कृषि आमदनी बीमा योजना। याद कर लीजिए, कृषि आमदनी बीमा योजना। यहां बीघा चलता है कि एकड़? बीघा। खेत की जुताई के पहले आपके 1 बीघे खेत की आमदनी पहले तय कर दी जाएगी। जितना बीघा होगा उस खेत की आमदनी पहले, न्यूनतम आमदनी तय कर दी जाए। मान लीजिए 1 बीघे खेत की कम से कम आमदनी जितनी हो सकती है फसल ठीक ठाक होने पर, वह 10,000 रुपया है। तो वह 10,000 रुपये की न्यूनतम आमदनी खेत की जुताई के पहले तय कर दी जाएगी। उसके बाद यदि किसान खेत की जुताई करता है, खेत में बुआई करता है, खेत की सिंचाई करता है, लेकिन यदि फसल में आग लग जाती है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती है, तो मेरे बहनों भाइयों, यह फार्मूला लागू करने के बाद, इस फार्मूले को लागू करने के बाद यदि आपकी फसल बर्बाद हो जाती है तो उसके लिए आप, यह किसान जिम्मेदार नहीं होगा, उसकी भरपाई बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी और जो न्यूनतम आमदनी है उसकी अदायगी की जाएगी। यह फार्मूला चलेगा कि नहीं? यह दौड़ेगा। अच्छा, यह बतलाइए, हिंदुस्तान की गांव को सड़कों से जोड़ने का सिलसिला किसने प्रारंभ किया था? अटल जी ने। तो बहनों भाइयों, आज सुन लेना, हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हम लोगों ने उसे शामिल किया है। आपके खेतों की सिंचाई ठीक तरीके से नहीं हो पाती ना। हम लोगों का संकल्प है 10 वर्षों के अंदर इसे हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा कर देंगे, किसान की 1 इंच जमीन भी शेष नहीं बचेगी यहां पर सिंचाई के लिए पानी न पहुंच जाए। और उस योजना का नाम हम लोगों ने रखा है प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रखा है।
तब नहीं किसान खुशहाल हो सकता। लेकिन उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, नियत साफ चाहिए। यदि उसी में खोट है तो किसानों का कभी भला नहीं हो सकता। मेरे बहनों भाइयों, यहां पर बड़ी संख्या में नौजवान भी हैं। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, आपको नौकरी मिल गई है कि नहीं मिल गई? सब नहीं मिली। कोई रोजगार करते हो आप कि नहीं करते हो? पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई रोजगार नहीं है। मैं भी बिहार के मुजफ्फरपुर से राजनाथ सिंह बीजेपी की इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। इस इंतखाबी स्टेज से इंतखाबी फार्मूले किसानों के लिए उन्होंने पेश किए हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तमिलनाडु की वजीर आला जयललिता ने सीबीसीआईडी को चेन्नई दोहरे धमाके की जांच का हुक्म दे दिया है। वहीं तमिलनाडु के डीजीपी रामानुजम का कहना है कि एसआईटी दोहरे धमाके की जांच करेगी। डीजीपी के मुताबिक चेन्नई हमलावरों के निशाने पर नहीं थी क्योंकि ट्रेन ताखिर से चल रही थी। दूसरी जानब वजारत दाखिला ने दहशतगर्दाना हमले से इनकार नहीं किया है और रियासती हुकूमत से इस सिलसिले में जवाब मांगा है। वजीर आजम मनमोहन सिंह ने धमाकों की मजम्मत करते हुए इसे बुजदिलाना हरकत से ताबीर किया है। वाज़ेह है कि आज सुबह चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस में 2 धमाके हुए। इन धमाकों में खातून की मौत हो गई और कई जख्मी हो गए, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों को राजीव गांधी गवर्नमेंट अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस सिलसिले में मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया। वजारत रेल ने महलूका और जख्मियों के लिए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। महलूका को 1 लाख रुपए जबकि शदीद तौर पर जख्मियों को 25-25 हजार और मामूली जख्मी को 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस बीच वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि मुतल्लिका हुकाम को इस जिम्मे में हिदायत दी गई कि वो धमाके के बारे में जानकारी हासिल करें। वहीं चेन्नई के मुतल्लिका पुलिस अफसरों ने कहा कि धमाकों के बारे में अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। इस सिलसिले में जांच की जा रही है। About 1 person has died, about 10 to 12 have been injured. We are picking up clues, and any speculation about who did it, how it happened, is too premature and early. Has anyone been secured? Absolutely no one. Anything coming like that, we'll be informing to you immediately. Did you hear that someone was hiding? No, nothing. No information. No. दूसरी जानिब वजीर रेल मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस वाक़े पर अफसोस जताया और यकीन जाहिर किया कि जल्द ही इस मामले को हल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जांच शुरू कर दी गई है। हादसा हुआ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं और जो फैमिलीज अपना यानी जिस फैमिली में मृत्यु हुआ है उनके लिए भी हम खेद व्यक्त करते हैं और जो भी इंजर्ड लोग हैं उनको भी हॉस्पिटल में भेजा गया है, उनका भी देखभाल हो रहा है और ये इसकी वजह क्या है इसका भी इन्वेस्टिगेशन हमारे रेलवे पुलिस और लोकल पुलिस के सहारे से कर रहे हैं। और रेलवे बोर्ड के एडीजी PR अनिल सक्सेना का कहना है कि फिलहाल महकमा रेलवे की पहली तरजीह धमाके के जख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम कराना है। उन्होंने कहा कि रेलवे के तमाम आला हुकाम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच चेन्नई फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और जांच के लिए जरूरी अशिया जमा की। हमारी कोशिश यही है इस वक्त कि हम जो घायल लोग हैं उनको बेहतर उपचार दें। केंद्रीय रेल मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने निर्देश दिया है कि घायलों का उपचार बेहतर तरीके से किया जाए। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है चेन्नई का उसमें डॉक्टर्स अटेंड कर रहे हैं। हमारे रेलवे के डॉक्टर्स भी असिस्टेंस के लिए वहां पहुंच गए हैं। हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर्स वहां पर हैं, हमारे ऑपरेशन का स्टाफ है, हमारा डिवीजनल रेलवे मैनेजर वहां है। अब आइए रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पर चिदम्बरम इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। Who installed GST in BTC?
when a consensus on GST was nearly reached, it was the governments of Madhya Pradesh and Gujarat that stalled further progress. Issues that had been settled were reopened. The consensus reached on the draft of the Constitution Amendment Bill was broken and work on the GST bill was interrupted. Nevertheless, the UPA government has drafted the Constitution Amendment Bill and sent it to the Empowered Committee of State Finance Ministers for their consideration. In the case of DTC, a draft bill was got ready in 2009. A revised bill was introduced in Parliament in 2010. The bill was considered by the Standing Committee on Finance, chaired by Shri Yashwant Sinha, and its recommendations have been examined by the Ministry of Finance. Between 2009 and 2013, the original draft underwent many changes, some of them not consistent with the objectives of a new direct tax code. In fact, some of the changes proposed by the Standing Committee on Finance took the original draft back to the regressive provisions of the Income Tax Act of 1961. Ministry of Finance has now prepared a new DTC and has put it in the public domain. The UPA and the Congress remain committed to introducing and passing the DTC in the next Lok Sabha. I note that Shri Sinha has made no comment on increasing the FDR limit in insurance from 26% to 49%. You will recall the number of attempts made by me to bring the principal opposition party on board and pass the Insurance Laws Amendment Bill. I held a number of meetings with the two leaders of the opposition who promised, first, that it would be passed in the monsoon session and later that it would be passed in the winter session. Both sessions started and concluded, but the bill was not passed. I got the impression it was opposition Shri Yashwant Sinha, through cooperating with the government, that pushed the BJP to take the position that it would not support passage of the bill during the tenure of the UPA government. The allegation that government has postponed the payment of subsidies is either born out of ignorance or is mischievous. The subsidy bill of each year is paid at the end of every quarter, and therefore the bill for the fourth quarter is paid in the first quarter of the next year. At the same time, the bill for the fourth quarter of the previous year is paid in the first quarter of the current year. What is important is bills for 4 quarters are paid every year. Let me repeat that. Bills for 4 quarters are paid every year. This has been the practice for many years, and nothing unusual has happened in 2013-14. The subsidy payments in the last 3 years and the allocations of subsidies in the interim budget for 2014-15 are given in the table below, and you will see that the numbers are there for everyone to see. So for 4 quarters of every year, subsidy is paid. Fourth quarter of the previous year is paid in the first quarter, and then at the end of every quarter. The fourth quarter of the current year is paid in the next year's first quarter. So this is nothing unusual. So nothing has been done contrary to usual practice. So that is all I have to say. If there are any questions, I'm willing to take those questions. पी चिदम्बरम दिल्ली में अपनी वजारत से मुताल्लिक और अपनी सरकार के ताल्लुक से जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल और अदर्स जो बिल थी उसका खुलासा कर रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अपोजिशन के साथ भी कुछ बिलों को लेकर बातचीत की गई जिसका सपोर्ट अपोजिशन ने नहीं किया है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। युवा है भारत के मजबूत हाथ। हर साल 2 करोड़ युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर, और हर जरूरतमंद युवा को स्कॉलरशिप। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सीपीएम के सरबराह प्रकाश करात ने उम्मीद जाहिर की है कि तीसरा महाज आइंदा हुकूमत तश्कील देगी और एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव तीसरे महाज की हुकूमत की क़यादत कर सकते हैं। CNN IBN न्यूज चैनल से खास बातचीत में इन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया।
एनसीपी लीडर तारक अनवर का कहना है कि मरकज में हुकूमत साजी के ताल्लुक से अभी कुछ कहना कब्ल वक्त होगा। तारक अनवर ने सीपीएम लीडर प्रकाश करात के मुलायम सिंह यादव के वजीर आजम बनने से मुताल्लिक बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि इंतखाबी मरहला जारी है और नतायज का इंतजार करना चाहिए। खाली इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। क्या रूपरेखा बनेगी चुनाव के बाद ही, यानी 16 मई के बाद जब परिणाम आ जाएंगे तभी पता चलेगा कि देश की जनता क्या चाहती है। कोयला घोटाला मामले में साबिक कुल सेक्रेटरी पीसी पारेख आज सीबीआई के हुकाम के सामने पेश हुए। पीसी पारेख से उनके ओहदे पर रहते हुए ओडिशा में वाक़ कंपनी हिंडाल्को को कुल ब्लॉक फराहमी के बारे में पूछताछ हुई है, क्योंकि पीसी पारेख पर हिंडाल्को को मुबैना तौर पर कुल ब्लॉक की फराहमी का इल्जाम है। पारेख ने सीबीआई में हाजिरी देने से काबिल कहा कि इन्हें सीबीआई के जरिए पेशी के लिए ताजा नोटिस जारी की गई थी। वाज़ेह के पारेख दिसंबर 2005 में कुल सेक्रेटरी के ओहदे से सुबुकदोश हुए हैं। मुजफ्फरनगर फसादात के 4 मुलजमीन की गिरफ्तारी अमल में आई है, जबकि दीगर 2 मफरूर मुलजमीन की जायदादों को कुर्क कर लिया गया है। गुज़श्ता साल हुए फसादात के दौरान भवाड़ी गांव में कत्ल और तशद्दुद भड़काने के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए मुलजमीन के नाम ओमपाल, सचिन, लाला और बाला हैं। इसी दौरान फसादात में मुलविस दीगर 2 मफरूर मुलजमीन की जायदादों को भी कुर्क कर लिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मकामी अदालत की हिदायत पर मफरूर दोनों मुलजमीन जसपाल और सितंदर की जायदादों को कुर्क किया गया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता साल मुख्तलिफ कस्बों हुगना, भवांडी और मोहम्मदपुर में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के दर्जनों मुलजमीन अभी भी मफरूर हैं और अदालत ने मुतल्लका मुलजमीन की जायदादों की कुर्की के अहकामात जारी किए हैं। वादी कश्मीर में श्रीनगर शहर के डाउनटाउन इलाके में आज सुबह से ही गैर मुअय्यना मुद्दत का कर्फ्यू नाफिज है। गुज़श्ता शाम नवकदल श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में एक नौजवान की मौत से पैदाशुदा सूरत हाल के पेश नजर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मायसूमा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इलाकों में भी कर्फ्यू नाफिज है। इन इलाकों में भारी तादाद में पुलिस और सीआरपीएफ एहलकारों को तैनात किया गया है और लोगों को घरों के अंदर रहने की तलकीन की जा रही है। इन इलाकों को जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है और लोगों की नक्ल हरकत पर पाबंदी है। उधर नवाकदल हलाकत के खिलाफ अलहदगी पसंदों की जानिब से दी गई हड़ताल की कॉल के सबब वादी के दीगर हिस्सों में मामलात जिंदगी मुतासर है। हड़ताल की कॉल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों ग्रुपों ने दी है और जेकेएलएफ ने भी इसकी हिमायत की है। बीजेपी की वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश की आवाम को एतमाद में लिए बगैर रियासत को तकसीम किया है। ये मां बेटे की सरकार ने और ये दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस पार्टी ने आंध्र के लोगों पर उनका अपमान करने का जब भी मौका आया है, आंध्र का अपमान करने में कभी भी उन्होंने पीछे नहीं रहे हैं। तेलंगाना बनाया, सीमांध्र बनाया, लेकिन यहां की जनता को विश्वास में नहीं लिया। माह रजब का चांद नजर आ गया है। रजब का चांद नजर आते ही अजमेर में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के 802 में उर्स शरीफ का भी आगाज हो गया है। दरगाह दीवान की सदारत में उर्स की शाही महफिल मुनक्किद हुई। आस्ताने ख्वाजा को पहला गुस्ल दिया गया। माह रजबुल मुरज्जिब का चांद नजर आते ही अजमेर के चारों सिमत रौनकें दोबाला हो गई हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 802वें उर्स शरीफ का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया। याद रहे कि अजमेर शरीफ के उर्स में हिंदुस्तान भर से ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क से भी बड़ी तादाद में अकीदतमंद हाजिर होते हैं। चांद नजर आने के साथ ही आस्ताने में मौजूद जन्नती दरवाजा खोल दिया गया। अकीदतमंद इस मौके पर अपनी हाजिरी को अपनी खुशनसीबी से ताबीर कर रहे हैं। जन्नती दरवाजे के बारे में अकीदतमंदों का क्या कहना है, आइए देखते हैं।
मध्य प्रदेश के धार शहर से आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज शुभ दिन यहाँ पे आई हूँ। मेरे बहुत दिनों से तमन्ना थी कि मैं ख्वाजा साहब के दरबार में अपनी हाजिरी लगाऊं और मुझे यहाँ के मालूम पड़ा कि आज यहाँ जन्नती दरवाजा खुला है। तो चूंकि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आज इस चीज के दर्शन हुए। जन्नत का दरवाजा साल में 4 मरतबा खुलता है। ईद उल फितर के दिन खुलता है फजर की नमाज से करके जोहर की नमाज तक। ईद उल फितर की 6 तारीख हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स में जब भी खोला जाता है तो फजर की नमाज से लेकर के जोहर की नमाज तक खोला जाता है। ईद उल अज़हा बकरा ईद वाले दिन भी फजर की नमाज से लेकर के जोहर की नमाज तक खोला जाता है। दरगाह दीवान की सदारत में महफिल खाने में पहली शाही महफिल का इनकाद अमल में आया। मुल्क भर से आए कलंदरों ने उर्स की शुरुआत के साथ हैरत अंगेज जुलूस निकाला। उर्स शरीफ के पेश नजर दरगाह कमेटी और हुकूमत की जानिब से वसी इंतजामात किए गए हैं, जबकि महकमे रेलवे की जानिब से भी मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से जायरीन के लिए खुसूसी ट्रेनों का इंतजाम किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। पाकिस्तान के फौजी सरबराह जनरल राहिल शरीफ ने कश्मीर पर एक इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए शहरग है। जनरल राहिल शरीफ ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए मसले कश्मीर का हल कश्मीरियों की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तानी फौजी सरबराह ने ये बातें कल यौम शहीद से मुताल्लिक़ एक तकरीब के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ये मसला एक बैनुल अक़वामी मसला है। और अब आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। तमिलनाडु के वज़ीर आला जयललिता ने CBCID को चेन्नई दोहरे धमाके की जांच का दिया हुक्म। महलुका और जख्मियों के लिए एक्स ग्रेशिया का ऐलान। कोयला घोटाला मामला साबिक कुल सेक्रेटरी PC पारेख CBI के सामने हुए पेश। पारेख पर हिंडाल्को को कोयला ब्लॉक प्लॉट करने का है इल्जाम। मुजफ्फरनगर फसादात मामला 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। 2 मुलजिमों की जायदाद की खुर्दी। मुलायम सिंह कर सकते हैं तीसरे महाज की हुकूमत की क़यादत। प्रकाश रात का बयान। और कश्मीर पाकिस्तान का शहर, पाकिस्तानी फौजी सरबराह राहिल शरीफ का बयान। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।